चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे इंसान की, एक अखबार की और एक पूरे देश की आत्मा को जगाने की लड़ाई की। ये कहानी है कि कैसे शब्दों को एक बहुत बड़ी सल्तनत के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। अब सवाल यही उठता है ना कि आखिर कैसे सिर्फ एक अखबार एक पूरे साम्राज्य के लिए चुनौती बन सकता है। ये सिर्फ पत्रकारिता की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है कि कैसे पत्रकारिता भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही ताकतवर औजार बन गई। तो ये दास्तान है एक ऐसे इंसान के बदलाव की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो एक शांत वकील थे और उनका हथियार कोई बंदूक या तलवार नहीं, बल्कि जानकारी, यानी कि इंफॉर्मेशन। तो चलिए उनकी इस जबरदस्त यात्रा पर चलते हैं। तो हमारी कहानी के हीरो हैं कस्तूरीरंगा अय्यंगार। देखिए, वो कोई जन्म से क्रांतिकारी नहीं थे, वो तो एक प्रोफेशनल आदमी थे, एक वकील, लेकिन उनका दिल असल में कहीं और ही लगा हुआ था। तो अय्यंगार की जिंदगी में एक तरह का खिंचाव था। मतलब एक तरफ तो वो एक कामयाब वकील थे, सब यही उम्मीद करते थे कि वो इसी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन असल में उनका जुनून, उनका दिल देश की राजनीति और लोगों के मसलों में था। और यही अंदरूनी कश्मकश उनके आने वाले बड़े कदमों की वजह बनने वाली थी। और मजे की बात यह है कि जो लोग उन्हें जानते थे वो कहते थे कि ये तो बड़े शर्मीले और शांत किस्म के इंसान हैं। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही आदमी आगे चलकर एक निडर आवाज बनेगा, और शायद इसी वजह से उनके बाद के काम और भी ज्यादा असरदार लगते हैं। और फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा फैसला उन्होंने लिया जो उस वक्त की हर समझदारी के बिल्कुल खिलाफ था। एक खतरनाक काम। उस जमाने के लोगों ने इसे यही कहा था, और ये खतरा सिर्फ पैसों का नहीं था, बल्कि राजनीतिक भी था। आप सोचिए, ब्रिटिश राज के समय में एक डूबते हुए राष्ट्रवादी अखबार को खरीदना, ये तो सीधे सीधे सत्ता को चुनौती देने जैसा था। तो जब उन्होंने ये अखबार खरीदा तो उन्हें मिला क्या? अरे भाई, एक डूबता हुआ जहाज था वो तो। सिर से ऊपर तक कर्ज, दुखी और कम तनख्वाह वाले कर्मचारी, पुरानी टेक्नोलॉजी, और जनता का तो कोई भरोसा ही नहीं था। मतलब ये एक ऐसा जुआ था जिसमें हार लगभग पक्की लग रही थी। लेकिन अय्यंगार ने इन मुश्किलों को कैसे पार किया? उन्होंने सिर्फ उस डूबते जहाज को बचाया ही नहीं, बल्कि उसे एक ऐसा पावर हाउस बना दिया जिसकी आवाज पूरे देश में गूंजने वाली थी। उनकी कामयाबी का राज इन 4 चीजों में छिपा था। पहली, सिर्फ अपने शहर की नहीं, बल्कि देश दुनिया से बिल्कुल सटीक और अलग अलग तरह की खबरें देना। दूसरी, देश की राजनीति को दुनिया के नजरिए से देखना। तीसरी और शायद सबसे जरूरी, पैसों के मामले में पूरी तरह आजाद होना, ताकि बिना किसी के दबाव के सच लिख सकें। और चौथी, देश के कोने कोने से सबसे बेहतरीन लेखकों और विचारकों को एक मंच पर लाना। और उनका सबसे बड़ा, सबसे हिम्मत वाला कदम था अखबार को पैसों के मामले में आजाद करना। देखिए, उस जमाने में कई अखबार राजा महाराजाओं के दान पर चलते थे, जिससे वो खुलकर लिख नहीं पाते थे। अय्यंगार ने इसे बिल्कुल बंद कर दिया। वो समझ गए थे कि सच्ची पत्रकारिता के लिए कलम का आजाद होना जरूरी है, और वो आजादी आर्थिक आत्मनिर्भरता से ही आएगी। और जब कलम आजाद हो गई तो फिर द हिंदू सिर्फ खबरें नहीं छापता था, वो तो एक आंदोलन बन गया, बदलाव लाने वाला एक आंदोलन। इसका सबसे पहला और बड़ा सबूत था आर्बुथनॉट एंड कंपनी का वित्तीय घोटाला। द हिंदू ने इस स्कैम का ऐसा पर्दाफाश किया कि न सिर्फ हजारों लोगों को उनका पैसा वापस मिला, बल्कि इसी की वजह से इंडियन बैंक की नींव रखी गई। ये दिखाता है कि पत्रकारिता कैसे असल दुनिया में बदलाव ला सकती है। ये अखबार सिर्फ घोटालों का पर्दाफाश नहीं कर रहा था, ये तो देश के बड़े बड़े आंदोलनों की आवाज बन गया था। स्वदेशी आंदोलन का इसने जोर शोर से समर्थन किया, और जब भी सरकार ने बोलने की आजादी को दबाने की कोशिश की, द हिंदू चट्टान की तरह खड़ा रहा। बात सिर्फ अखबार की नहीं थी, उनके खुद के उसूल भी बहुत पक्के थे। जैसे 1911 में उन्होंने दिल्ली दरबार जाने से ही मना कर दिया। वजह बहुत सीधी सी थी, वो भारतीय और यूरोपीय पत्रकारों के बीच होने वाले भेदभाव के खिलाफ थे और बराबरी चाहते थे। उनकी आवाज इतनी बुलंद हो चुकी थी कि वो सीधे लंदन तक ब्रिटिश सरकार के सबसे ऊंचे ओहदों तक पहुंच रही थी। उन्होंने जो एक मेमोरेंडम पेश किया, उसे खुद ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि ये तो मद्रास सरकार पर एक जबरदस्त आरोप पत्र है। सोचिए, एक शांत वकील से एक निडर पत्रकार तक का ये सफर। लेकिन
जब आप सत्ता से सच बोलते हैं तो कीमत तो चुकानी पड़ती है ना? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद द हिंदू ने इतनी बेबाकी से रिपोर्टिंग की कि सरकार ने दमनकारी प्रेस कानून का इस्तेमाल करके उन्हें चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो डरे नहीं। तो आखिर में कस्तूरी रंगा अयंगर अपने पीछे क्या छोड़ गए? उनकी विरासत एक अखबार से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। बहुत सीधी सी बात है, उन्होंने एकदम तोड़ते हुए अखबार को एक राष्ट्रीय संस्था में बदल दिया। द हिंदू भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक बुलंद आवाज बन गया, और ये सब एक अकेले आदमी की दूर की सोच और हिम्मत की वजह से हुआ। और शायद उनकी विरासत को सबसे अच्छे शब्दों में महात्मा गांधी ने बयां किया है। गांधी जी ने अयंगर की उस कमाल की काबिलियत को पहचाना कि वो देश की नब्ज को समझते थे और फिर बिना किसी डर के उसे शब्दों में बयां कर देते थे। और ये बात हमें आज के दौर में सोचने पर मजबूर करती है कि आज की इस दुनिया में जहां चारों तरफ खबरें ही खबरें हैं, किसी देश की सच्ची आवाज बनना और उसे बिना डरे दुनिया के सामने रखना, इसका असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी उतना ही जरूरी है जितना अयंगर के जमाने में था।